व्यूअर्स अ वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस जो थे उन्होंने पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान साहब से इस वजह से चाय पे मिलने से इनकार कर दिया क्योंकि लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर यानी गवर्नमेंट के केसेस जो थे वो चीफ जस्टिस के कोर्ट के अंदर थे। तो ये तो है मिनिमम पैरामीटर इंसाफ का। यहाँ पे तो अगर हमने देखा तमाशा बनते हुए पाकिस्तान में इंसाफ का तमाशा बनते हुए देखा। कोर्ट्स पे अटैक भी हुए, जजेस पे अटैक हुए, उनकी इंटेग्रिटी पर अटैक हुए। अभी इमरान खान साहब जस्टिस फाइज ईसा के पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला आ चुका है हुकूमत के ख़िलाफ़, उसके बाद रिव्यू का फ़ैसला आ चुका है हुकूमत के ख़िलाफ़, फिर एक और अनप्रेसिडेंटेड तारीखी रिव्यू के लिए जा रहे हैं। यहाँ का तो खैर मामला डिफरेंट है, लेकिन उससे बढ़कर आप सोचें कि ये है पैरामीटर कि जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा, जो पहले चीफ जस्टिस थे लियाकत अली खान साहब से। हालांकि लियाकत अली खान प्राइम मिनिस्टर का कोई ज़ाती केस नहीं था उनके पास। उन्होंने कहा, लियाकत अली खान को कहा चीफ जस्टिस ने कि जनाब प्राइम मिनिस्टर साहब आपके गवर्नमेंट के केसेस मेरे पास हैं, तो चाय पी लूँगा आपके साथ तो इन्फ्लुएंस हो जाऊँगा। यहाँ पे राजा रियाज साहब जो हैं, यहाँ पर पूरा ग्रुप बन गया हुआ है, वो प्राइम मिनिस्टर से मिलता भी है। वो कहते हैं हमारे घर के बंदे हैं। अफरीदी साहब कल मेरे शो में आए हुए थे, कह रहे तरीन साहब हमारे घर के बंदे हैं, हमारा घर का मामला है, हमने घर का बंदा अपॉइंट कर दिया अली ज़फ़र, वो चेक करेगा कि ज़्यादती तो नहीं हो रही। अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं हमारी घर का मामला है, मैंने तो कोई रिपोर्ट तैयार की नहीं, मैंने तो कोई रिपोर्ट तैयार करनी नहीं है। प्राइम मिनिस्टर से पहले कह चुके हैं रिपोर्ट अवाम के सामने पेश करूँगा। अब अली ज़फ़र साहब कह रहे हैं पता नहीं क्या कॉम्प्लिकेशन आ गई इस रिपोर्ट के अंदर कि वो तो घर का मामला है, वो तो मैं प्राइम मिनिस्टर के कान में बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं है। मतलब तमाशा बनाया हुआ है ये, इतने बड़ी बड़ी चीज़, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ, रूल ऑफ लॉ, इनको तमाशा बनाया हुआ है। अब रजिस्ट्रार साहब ने जो उन्होंने दूसरा रिव्यू भेजा है, जस्टिस फाइज ईसा की जान नहीं छोड़ी कोर्ट में, समझ नहीं आ रहा इसकी वजह क्या है, क्यों जज के पीछे एक जज के पीछे पड़ चुके हैं। पहले उनकी फैमिली को रगेदा, उनकी बीवी को रगेदा, इनकम टैक्स के डॉक्यूमेंट्स लिए, वहाँ पे भी गवर्नमेंट को मुँह की खानी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट आ गया उनके खिलाफ, फिर रिव्यू में ही मुँह की खानी पड़ी। अब पता नहीं क्या चाह रहे हैं, क्या निकालना चाह रहे हैं, कौन सा इंसाफ का मेयार है जो प्राइम मिनिस्टर खड़ा करना चाह रहे हैं। ये इंप्रेशन देना चाह रहे हैं कि कोई क्रेडिबल जज जो होगा इमरान खान साहब को छोड़ेंगे नहीं, और जो अपना बंदा होगा जहांगीर तरीन, उसके लिए जो रिपोर्टें बना के अपना बंदा अपॉइंट कर करके उनको जो है वो फैसिलिटेट करने का परसेप्शन भी उभरेगा। मेरे सामने रजिस्ट्रार की रिपोर्ट भी है जिन्होंने ये कहा है कि इस हुकूमत ने जो दूसरा रिव्यू दिया है जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ, उसमें स्कैंडलस लैंग्वेज यूज़ की है। स्कैंडलस लैंग्वेज हैज़ बीन यूज्ड इन दिस केस पर्टिकुलरली इन पेज नंबर 9 पैरा MM, पेज नंबर 46, पेज नंबर 48, दिस एंड दैट। ये है वो हुकूमत जो एक मौजूद जज के ऊपर स्कैंडलस लैंग्वेज भी यूज़ करने से गुरेज नहीं करती अगर उसके पॉलिटिकल इंटरेस्ट एट स्टेक ना हो। तो पता नहीं इमरान खान साहब किस तहरीक इंसाफ की बात कर रहे हैं, कौन सी मूवमेंट इंसाफ की जो लेके आनी थी, कौन सी इंडिपेंडेंट जुडिशरी जो कायम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आज पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो है वो एहतजाज की कॉल दी है और उन्होंने कहा कि जस्टिस फाइज ईसा के ऊपर केस अगर दोबारा गया नज़रसानी के लिए तो वो एहतजाज करेंगे। हमारे आज के पैनल का तारुफ करा दूँ, उसके बाद आबिद साकी साहब जो साबिक वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसिल से पूछूंगा कि भाई इतना आप हुकूमत के खिलाफ सख्त लैंग्वेज आपने क्यों यूज़ कर दिया, आखिर एक सेकंड रिव्यू पिटीशन ही जा रही है ना। मेरे साथ जरताज गुल साहिबा, तलाल चौधरी साहब, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड जनरल अमजद शुएब साहब और आबिद साकी साहब मौजूद हैं। आबिद साहब, ये आपकी पाकिस्तान बार कौंसिल ने ये कहा है कि फेडरल गवर्नमेंट टू रिफ्रेन फ्राम फिलिंग सेकंड एंड सब्सिक्वेंट रिव्यू पिटीशन अगेंस्ट जजमेंट ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो आप कंट्रोल कर रहे हैं इसको, आप कह रहे हैं एहतजाज करेंगे, मतलब प्रेशर डाल रहे हैं आप हुकूमत पे कि वो करें जो आप चाहते हैं। शायद साहब दुनिया भर में हुकूमतों पर अवाम का प्रेशर होता है, सही है, और अगर हम डाल रहे हैं तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। लेकिन असल बात यह है कि देखिए, जो सेकंड रिव्यू पिटीशन है उसका कोई कॉन्सेप्ट लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। इस पे सुप्रीम कोर्ट की अपनी जजमेंट्स मौजूद हैं कि देयर इज नो प्रोविजन और कॉन्सेप्ट ऑफ द सेकंड रिव्यू पिटीशन। तो एक दफा नजरसानी का फैसला होने के बाद ये अनएंडिंग कोई कंटिन्यूस सिलसिला तो नहीं है ना कि आपके हक में जब तक फैसला नहीं आएगा आप उस वक्त तक उसी अदालत में मुख्तलिफ दरखास्तें देते रहें, नजरसानी की दरखास्तें देते रहें। तो ये कॉन्सेप्ट क्या है, ये बिल्कुल एलियन है, और हमने फेडरल गवर्नमेंट को ये समझाया है कि वो आईन और कानून हुकूमत करने के पाबंद है। लेकिन आबिद साकी साहब, प्राइम मिनिस्टर तो खुद बहुत रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, उनकी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ है, तो हम आपको या मुझे या किसी और को ऐसा क्यों लगेगा या लग रहा है कि वो एक जज के पीछे पड़ गए? नहीं, ये लगने वाली तो बात ही नहीं है। अब तो ये अगर मैंने शम्स है, ये तो यानी एक मेलाफिडी बुनियाद पे उन्होंने बेबुनियाद एक रेफरेंस फाइल किया, उसके नतीजे में यानी जज साहब की फैमिली जो है उसको मुसलसल टारगेट किया जाता रहा,
और फिर उनके बाद जब वो रिव्यू पिटीशन भी उनके खिलाफ फैसला होगी गवर्नमेंट के खिलाफ, तो फिर अब उनके पास आइन और कानून के तहत तो और कोई चाराकार नहीं है। अब वो एक ऐसी क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन में एक ऐसी पिटीशन लेके आए हैं जिसमें कम से कम मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहले क्यूरेटिव जुरिस्डिक्शन में कोई ऐसा केस मौजूद नहीं है। और तो आपको लगता है ये इंसाफ का बोलबाला नहीं हो रहा, जज साहब को फ्रेम कर रही है गवर्नमेंट? नहीं, असल में वो जज साहब को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। वो हर कीमत पर जज साहब को अदालत उज़्मा से फारिग करना चाहते हैं और वो हर उस इंडिपेंडेंट जज को टारगेट करने के चक्कर में है और उस मूड में है जो उनके खिलाफ फैसला करे, उनकी मर्जी के मुताबिक न चले। वो किसी ऐसे शख्स को किसी इदारे में भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। तो ये एक किस्म का फिस्ताई तर्ज हुकूमत है जो सो कॉल्ड तहरीक इंसाफ के कायद हैं, उन्होंने जो शुरू कर रखा है सिलसिला, इसको फैशिज्म कहते हैं। ये डेमोक्रेसी नहीं है और ये तो आमराना अंदाजे हुकूमत है जो जिस तरह से वो चला रहे हैं, और इसको हम कैसे टॉलरेट कर सकते हैं? हमारी स्ट्रगल एक कंटिन्यूस रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी की हमारी जिद्दोजहद है। तो सर आप ये कह रहे हैं अगर हुकूमत ने बाज लाई और सेकंड रिव्यू दिया कोर्ट के एतराज के बावजूद रजिस्ट्रार साहब के, तो आप तहरीक चलाएंगे? नहीं, तहरीक चलाएंगे हम, लेकिन वो सेकंड रिव्यू मेंटेनेबल ही नहीं है। देखिए वो तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। और ये सिर्फ स्कैंडलस लैंग्वेज इस्तेमाल करके जज साहब को के खिलाफ तौहीन आमेज अल्फाज इस्तेमाल करके ये अपना जो रिवेंज है और अपना जो इंतकाम है वो पूरा करना चाहते हैं। उनको भी पता है कि सेकंड रिव्यू पिटीशन जो है वो कॉम्पिटेंट नहीं है। सर आप मेरे साथ ही रहिएगा, अगर थोड़ी देर के लिए मेरे साथ ही रहिएगा। आप सुन रही हैं ज़रताज गुल साहबा, प्राइम मिनिस्टर का क्या इमेज उभर के आ रहा है? जज को फ्रेम करना, क्रेडिबल जज को फ्रेम करना, जुडिशरी को आज़ाद ना करना, एक फाशिस्ट निज़ाम चला रहे हैं वो। थैंक यू कमरान शाह साहब, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। ये जो मर्जी अल्फाज इस्तेमाल कर ले, मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है। मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की तर्जमान हूँ और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हैं। 1 करोड़ 60 लाख से ज़्यादा का वोट लेकर आए हुए हैं। पूरा पाकिस्तान उनके ऊपर ट्रस्ट करता है और उनकी ज़ात के ऊपर आज तो कोई उंगली नहीं उठा सका। और वो पाकिस्तान से पैसे बाहर नहीं लेकर गए, बल्कि बाहर से कमाए हुए पैसे जब पाकिस्तान लेकर आए तो उसके भी 35 साल। मैं जरा इस केस पे बात करना चाह रहा हूं, फिर पैसों पे बात करते हैं। जरा इस केस पे बात कर ले कि आप एक जज को फ्रेम क्यों कर रहे हैं, ये परसेप्शन उभर रहा है। जी अच्छा जी, तो प्राइम मिनिस्टर में जवाब तो मैं कामरान साहब मैं खुद ही दूंगी ना। तो जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान 35 साल पुरानी रसीदें दिखा सकते हैं और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही जिसको डिस्कस किया जा रहा है, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ही उनको दियानतदार करार दे दे और उनकी ज़ात के ऊपर कोई उंगली ना उठा सके, तो मैं समझती हूँ कि ऐसा कमाल प्राइम मिनिस्टर जो रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करता हो, जिसने 23 साल जदोजहद की और रूल ऑफ लॉ। मेरा आपसे सवाल है कि एक ऐसा जज जिसको सुप्रीम कोर्ट जो है वो आपके दोनों रिव्यूज जो है वो नाकाम हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने पहले वर्डिक्ट उनके हक में दिया, फिर रिव्यू के हक में दिया, तो वो जज साहब क्लीन हो गए, उनके खिलाफ आप कीचड़ क्यों उछाल रहे हैं? एक और रिव्यू और स्कैंडलस लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, वाई? अच्छा, फिर बातें तो बहुत सारी की है ना फाजिल, जो आपके साथ पार्टिसिपेंट बैठे हुए हैं जी, वो तो प्राइम मिनिस्टर रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। जी प्राइम मिनिस्टर रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। उनके 23 साल की जदोजहद है और 3 साल की हुकूमत में ना हमने अपने ऑनरेबल जजेस को या कोर्ट्स को ना हमने मुतनाज़ा बनाया, ना हमने नवाज शरीफ की तरफ कहा है कि अंदर जो है वो बुक से भरे हुए जजेस बैठे हुए हैं, ना हमने अदलिया के ऊपर पथराव किया, ना हमने किसी तो फाइल ईसा साहब के साथ क्या मसला हो गया रिस्पेक्टेड जज के साथ? आप लोगों अदलिया के ये ऊपर तो बताएं ना, वो मूवमेंट चला रहे हैं, वकला चला देंगे अगर आप रिव्यू के लिए दोबारा जाएंगे। हम आला अदलिया के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के लिए बैठे हुए हैं। हम हर शख्स की इज़्ज़त करते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ के मुताबिक हर शख्स अकाउंटेबल है। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके साथ वाले पार्टिसिपेंट क्या कहते हैं। मुझे इतना पता है कि हमने तमाम इदारों की इज्जत की है, उनके वक़ार में इजाफा किया है। हम खुद जो है रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं। हमारा जो मिनिस्टर और हमारा जो पार्टी का जो कायद होता है या जो हमारी पार्टी के अपने प्राइम मिनिस्टर है, चेयरमैन साहब, जो वो 35 साल पुरानी रसीदें दिखा सकते हैं, तो बिल्कुल ठीक है जी। लेकिन मसला ये है, आप ठीक कह रही है जरदार साहिबा, लेकिन जज साहब और उनकी बीवी जो हैं उन्होंने अपनी रसीदें दिखा दी नहीं है, आप अकाउंटेबल हैं। जहां तक जज साहब की बात है, हमारे लिए वो इज्जत के काबिल है, लेकिन
हम जो कुछ भी करेंगे हम कानून के दायरे इख्तियार में करेंगे, कानून के दायरे इख्तियार से कोई चीज बाहर नहीं करेंगे। ठीक है। क्विकली साकी साहब वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के कानून के मुताबिक वो रिव्यू पे जा रहे हैं, तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए किसी को। पॉइंट आ गया आपका। सब कुछ होगा। जी साकी साहब, कमेंट जो मैं पॉलिटिकल एंगलिंग के ऊपर आपके ऊपर कमेंट करना चाहती हूँ। जी बोले। आपने अपने इंट्रो में जहांगीर खान तरीन की बात की और आप, मैं उसमें भी आ रहा हूँ, अभी 1 मिनट में आ रहा हूँ। आप प्लीज अभी 1 मिनट रुक जाए जरदाश साहिबा, 1 मिनट रुक जाए। मैं आपके साथ ही हूँ, आप मेरी पॉलिटिकल एंगलिंग पे बात कर लीजिए। आपको मेरी आवाज आ रही है? 1 मिनट दे दीजिए, मैं इस पे आपसे बात करता हूँ। जहांगीर तरीन में पूरा शो कर रहा है अभी मैंने, जरा इस पे। साकी साहब वो कह रहे हैं गवर्नमेंट का राइट है ये, तो आप एहतजाज क्यों कर रहे हैं? नहीं, गवर्नमेंट का राइट नहीं है ना। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि वो एहतजाज करें। गवर्नमेंट का राइट है ना कि आप रिव्यू के लिए जाएं दोबारा। गवर्नमेंट का राइट ये है, सब्सिडीज मैटर है, गवर्नमेंट का राइट है। गवर्नमेंट का राइट सिर्फ ये है और उसका सिर्फ ये मैंडेट है कि वो आइन और कानून के मुताबिक अपना फराइज हुक्मरानी अदा करें। उनको ये कतन कोई राइट नहीं है कि वो अपने जाती मकासद और जाती इंतकामात को टारगेट करने के लिए और ऐसे अपने जाती मफादात को मैलिशियस कैंपेन को चलाने के लिए वो किसी भी इदारे को टारगेट करें और पर्टिकुलरली जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को अंडरमाइन करने की कोशिश करें, तो इसको कभी भी आप आइन और कानून के मुताबिक हुक्मरानी नहीं करार दिया जा सकता। राइट। सर मेरे साथ ही रहिएगा। मैं भी एक कमेंट करना चाहती हूँ। नहीं, एक मिनट मैं जरा पॉलिटिकल कमेंट ले लूं एक और तलाल चौधरी साहब से, उसके बाद आप कमेंट इकट्ठे कर दें। तलाल साहब, ये गवर्नमेंट कह रही है जी हम किसी जज को कॉन्ट्रोवर्शियल नहीं कर रहे, हमारे कोई जज से जाती लड़ाई नहीं है, लेकिन स्कैंडल जो लफ्ज यूज हुआ, स्कैंडलस लैंग्वेज भी यूज की जा रही है। जैसे फाइसा के खिलाफ ये जो रिसेंट रिव्यू जिस पर एतराज लगा है, रिव्यू पिटीशन के बाद दोबारा रिव्यू के लिए जाया जा रहा है। आपके ख्याल में इमरान खान साहब जरताज गुल साहिबा के हिसाब से तो इंसाफ कायम करने आए, उन्होंने अपनी रसीदें भी दी, तो फिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है जैसे फाइसा वाले केस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान शाहिद साहब, एक तो ज़हन में रखें और आपके प्रोग्रामों में ये बात हम पहले कर चुके हैं कि इमरान खान प्रॉक्सी हैं मुशर्रफ की। सो वो जो मुशर्रफ की रूह है वो इमरान खान के अंदर है। जिसका वज़ीर कानून फ़रोग नसीम हो, उसकी सोच क्या होगी? उसकी सोच यही होगी जी जो मुशर्रफ की थी। सो जिसका वज़ीर कानून जो है वो मुशर्रफ का वकील, और चाहे कि भी वो मुकदमात नहीं चलने चाहिए जिसमें आइन की कोई खिलाफ वर्जी हुई है, जो वो समाज सारे आमरीत का आमराना सोच है। हर आवाज़ दबाते हैं, कोई केस में खिलाफ फैसला आ जाए तो उसके खिलाफ रेफरेंस आ जाता है। सदीकी साहब जो कि हाई कोर्ट से निकाले गए, वो आज तक इंसाफ के अभी तक मुंतज़िर हैं। उसके बाद आप ये देख लें, जो सहाफ़ी जो है, किसी की हड्डियां टूट जाती हैं, किसी में गोली गुजर जाती है, कोई लापता हो जाता है, कोई उठा लिया जाता है, उसके बाद सियासतदान आ जाए, कोई नैब के हवाले हो जाता है, एहतसाब से बच जाए तो मंशियात डाल दी जाती है, मंशियात से बच जाए तो गद्दारी डाल दी जाती है। सो ये आवाज़ें दबाने के लिए आमराना सोच इमरान खान की है। उसकी टीम इसी काम पर लगी हुई है। ये उसी का एक और अगला स्टेप है। यानी वो कहते हैं कुछ हो जाए, आइन कानून भाड़ में जाए, हमें नहीं चाहिए फायज़ ईसा। क्यों? यानी इस कदर खौफजदा हैं क्यों? ये सिर्फ इमरान खान नहीं, ये पूरी सोच जो रखने वाले लोग हैं वो खौफजदा है उस आदमी से जो कि आइन की हुक्मरानी चाहता है, जिस पर इतना ऑन स्लॉट और यलगार की गई और वो फिर भी बच गया और वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनने जा रहा है। इनको खौफ है कि कहीं वो आके आइन कानून की रिट को कहीं बहाल ना कर दे। और इसका बैकग्राउंड जरा जहन में रखना चाहिए। इसका बैकग्राउंड एक धरने का केस है जिसमें उसका फैसला जो है वो किसी को हजम नहीं हुआ। सो इमरान खान को आप कह दें कि जी वो बड़ा जमहूरियत पसंद आइन चाहता है, मैं आपको 500 केस बता देता हूं जिसमें वो आइन और जमहूरियत का जो बेड़ा गर्क उन्होंने किया है। बार बार बीबी कह रही हैं 35 साल की रसीदें उन्होंने दे दी। मैं वो केस सुनने जाता रहा हूं। ये तो शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने जज साकिब निसार जैद साहब को बना दिया था और वो जज थे उस वक्त। उन्होंने फोटो कॉपियों पर वो केस जिसका इंग्लैंड में जो बंद हो गए हैं, एक एक दफ्तर नहीं जिसका है, वो भी डॉक्यूमेंट बगैर तस्दीक शुदा जो है वो कबूल करके तो किसी ना किसी तरह इमरान खान को धक्के से सादक और अमीन बनाया है। गालिबन मेरी बात सुने, ये एक लार्जर गेम है। खुदा के लिए ये सोच ज़हन से निकाल दें, आवाजें दबाना छोड़ दें। जो आवाजें उठ रही हैं उनको सुने
और सुने, वो सब मुहिब्बे वतन है। मत जिसको चाहे जज को नौकरी से निकाल दें, सियासतदान को अंदर कर दें, साफी को मेरा मतलब दुनिया से भेज दें, इस तरह ये काम नहीं चलेगा पाकिस्तान। राइट, ज़रताज गुल साहबा, इस तरह काम नहीं चलेगा पाकिस्तान में आपकी गवर्नमेंट। अच्छा जी बिल्कुल कामरान साहब, एक तो ये कि जो PMLN है वो हर उस मुकदमे के बारे में बात करना चाहते हैं जो दूसरों से रिलेटेड हो, लेकिन जिसमें खुद नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब मुजरम हो, इश्तहारी हों, उसकी मुकदमे के ऊपर बात नहीं करना चाहते हैं। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कि जब प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब थे तो उन्होंने गुंडों से चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर जो है हमला करवाया था। निहाल हाशमी सेनेटर थे और उनसे कहलवाया था कि हम जजों के ऊपर और उनके बच्चों के ऊपर जो है वो ज़मीन तंग कर देंगे। गोहर अयूब साहब से कहा था कि जो चीफ जस्टिस हैं सज्जाद अली शाह को हथकड़ी लगाने का जो है कोई तरीका निकालो। और जो इनकी जो लीडर है मरियम नवाज, उसके चचा ने चीफ जस्टिस कयूम से मनपसंद फैसले करवाने के लिए जो है दबाव डाला था। और अभी भी अगर कोर्ट का और जजेस का इतना एहतराम है तो प्लीज़ आपके जो लीडर है नवाज शरीफ साहब, जो वो इस वक्त भगोड़े हैं, उसको जो है ऑनरेबल कोर्ट ने इश्तहारी और मुजरिम करार दिया है। प्लीज़ तलाल चौधरी साहब से कहें कि अपने लीडर भगोड़े स्कॉन्डल लीडर से कहे कि पहली फ्लाइट पाकिस्तान के पकड़ें और जो है यहाँ पे पाकिस्तान आए और मुकदमात का मुकाबला करें और इजाफा करें मुकदमात में और कोर्ट की इज्जत के अंदर। अब आ जाते हैं कि जी हमारे दौरे हुकूमत में हम क्या करते हैं। हमारे दौरे हुकूमत में जिसके ऊपर मुकदमा आ जाता है, हम उसको ये नहीं कहते कि हम लोहे के चने हैं, वो चबाओगे तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे। फिर हम रात के अंधेरों में माफिया नहीं मांगते हैं। और इनको हर 2 मिनट के बाद जो है वो जनरल मुशर्रफ याद आ जाता है। हमें बड़े अच्छे तरीके से पता है कि आपने किस तरह उनको बूटों की सलामी दे के जो है आप लोगों ने बाहर भेजा। और अब जब आपके जुबैर साहब आपके तर्जमान फरमा रहे हैं कि हमारा बड़े अच्छे ताल्लुकात जो है कुछ लोगों से हो गए, तो आप लोगों की तैयार हो गए हैं कि जो वो मरियम बाजी ने कहा था कि वोट के बजाय बूट को इज्जत दो। क्या आप लोग तैयार हो गए हैं कि जी हमें पता है कि पॉलिश कैसे आप परेशान तो नहीं होंगे अगर ये तैयार हो गए कि वो तरीका क्या है कि माफी कैसे मांगनी है। साहब आपका पॉइंट आ गया, आप काफी बोली, मैं बोला नहीं, बीच में कोई नहीं बोला, आप जरा मैं आगे जी ये आपका पॉइंट आ गया। लेकिन मैं आपसे सवाल ये है, और जब नहीं मैं बोल रहा हूँ मेरी बारी तो एक सेकंड कामरान, जी जब ये दूसरों को कहते हैं ना, जब ये दूसरों को कहते हैं कि आप लोग जो हैं बगावत और उसके मुकदमे, PMLN को 3 चीजों में खासा हासिल है। एक करप्शन उन्होंने डट के की है और सबसे ईमानदारी से उन्होंने करप्शन की है। 35 साल से रसागीरों की, बदमाशों की, कब्जा, आपका पॉइंट आ गया। मैं और भी लोग हैं इस दुनिया में, ज़रताज साहिबा 5 मिनट आप बोली, मैं बोला बिल्कुल बीच में नहीं, तो अब जरा दूसरों की बात भी सुन लें। जनरल साहब आप इस मामले को कैसे देखते हैं? ऑपोजिशन, सुप्रीम कोर्ट, बार जो है पाकिस्तान बार कौंसिल, वो समझ रही है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की सुप्रीमेसी प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहते, और उससे उनके एक्शंस, 2 एक्शंस हैं जिनसे उनको अंदाजा होता है। एक जहांगीर तरीन के लिए जिस तरह बैरिस्टर अली जफर को फैसिलिटेट किया गया और उसकी रिपोर्ट कंट्रोवर्शियल बन गई है, एक उस तरीके से क्योंकि जहांगीर तरीन साहब ना गिरफ्तार हुए, ना कोई मामला हुआ आगे बढ़ा, ना आगे चल रहा है, ना आगे बढ़ रहा है, ना पीछे हट रहा है। और दूसरा जैसे फाइज ईसा साहब को जिस तरह फ्रेम किया जा रहा है, तो अपोजिशन और पाकिस्तान बार कौंसिल का मौक़िफ़ है कि ये गवर्नमेंट जो है इस मुल्क में सुप्रीम ऑफ लॉ के खिलाफ काम कर रही है। जो जज इनको चैलेंज करता है, जो जज क्रेडिबल होता है, उसको ये फारिग करने की कोशिश कर रहे हैं एट एवरी कॉस्ट। व्हाट्स योर टेक सर, क्या पोजीशन है पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले बार कौंसिल की मैं बात करूं, कानूनन बिल्कुल हो सकता है वो ठीक बात कर रहे हो, लेकिन जिस तरह वो रिएक्ट करते हैं उससे उनका रवैया गैर जानिबदाराना नहीं लगता। उनको कोई जरूरत नहीं थी इस वक्त रिएक्ट करने की। 2 पार्टियां हैं, दोनों पार्टियां समझती हैं कि उनके साथ इंसाफ होना चाहिए, और अगर कोई पार्टी समझती है कि उसको इंसाफ नहीं मिला तो वो दोबारा जाए कोर्ट में। अब ये कोर्ट का काम है कि वो उसको अपील को उठा के बाहर मारें कि जनाब ये कानून के तहत एक्सेप्टेबल, मेंटेनेबल नहीं मार दी है रजिस्ट्रार ने, मार दे, बिल्कुल खत्म हो गई बात। लेकिन बार कौंसिल का उठ के पहले ही चिल्लाना शुरू कर देना, ये जाहिर करता है कि बार कौंसिल मेंटली किसी और तरफ। मैं इसको गैर जानिबदाराना रवैया नहीं समझता। लेकिन सर जनरल साहब ये बताएं, इमरान खान साहब जो प्राइम मिनिस्टर है, उनका रवैया क्या है कि जब कोर्ट का एक फैसला सुप्रीम कोर्ट का आ गया, उसके बाद रिव्यू का फैसला भी आ गया, अब वो चाहते क्या है कि जब तक उनकी मनपसंद फैसला ना हो फाइज ईसा के खिलाफ रिव्यू भेजते रहे? उनका क्या परसेप्शन? ये बात मिसाल के तौर पे इमरान खान नहीं, मैं मौजूद हूं, अगर मेरे ज़हन में ये है कि मेरे साथ इंसाफ नहीं हुआ तो मैं कोशिश कर रहा हूं
लेकिन अगर कानून मुझे इजाजत नहीं देता तो आप मुझे मना कर देंगे कि जनाब ये आप नहीं कर सकते, कानून यहां तक आ गया, बस खत्म हो गई बात, तो वो हट जाएगा पीछे। लेकिन ये कहना कि उसको अब उसके हाथ बांध दिए जाएं कि वो बात ना करे, वो गूंगा बन जाए, अगर उसके वो समझता है कि इंसाफ नहीं हुआ तो वो बाहर निकल के चिल्लाना शुरू कर दे बजाय कोर्ट का रास्ता इख्तियार करने के, तो वो दुरुस्त है। नहीं सर, मेरा सवाल कुछ और है आपसे जनरल साहब। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, मैच हारने के बाद, मैच एक ही मैच 2 दफा हारने के बाद अगर आप कहें कि जी मैंने फिर भी तीसरी दफा खेलना है मैच जिसकी गुंजाइश ही कोई नहीं कानून में, तो ऐसा खिलाड़ी, सर मेरा सवाल सुन लें जनरल साहब, मेरा सवाल तो सुन लें आप। मैं ये कह रहा हूं कि एक दफा मैच हार गए, उसके बाद आपके पास कानूनी कोई जवाब ही नहीं है वो मैच दोबारा रिपीट करने का, लेकिन आप फिर भी कह रहे हैं मैंने मैच दोबारा खेल के इसको हराना है, तो इसका मतलब कोई जाती जंग है आपकी उस बंदे से और वो जज हो? नहीं जज नहीं, मैं ये कह रहा हूं, अगर मैं हूं तो मैं ये कह रहा हूं उसकी जगह पे कि जो रेफरी ने मुख्तलिफ फैसले किए वो दुरुस्त नहीं थे, मुझे उससे शक है, मैं उसको रिव्यू करवाना चाह रहा हूं। उसके बाद भी अगर फैसला किसी और के हक में है तो ठीक है। लेकिन जनरल साहब रिव्यू तो आ चुका है एक दफा ना सर, रिव्यू तो एक दफा आ चुका है जनरल साहब, रिव्यू आ चुका है हुकूमत के खिलाफ, अब आप कितने रिव्यू जाएंगे में? जी देखें मेरी बात सुनिए, वो 6 दफा रिव्यू में जाए, अगर कानून ने इजाजत देता तो जाए, कानून नहीं इजाजत देता तो उसको मना कर देंगे। लेकिन ये कहना कि वो इंसाफ के लिए या वो समझता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला तो वो कोशिश ना करें, ये तो गलत है। ठीक है, ये तो आप उसका राइट जो है वो उसकी सोच के ऊपर, ये इंसाफ की कोशिश है जो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं, ठीक है जी, इंसाफ की कोशिश करे प्राइम मिनिस्टर। अगर कानूनी जनरल साहब अब आप मुझे इसी आप जिस ऑनेस्टी से ये एनालिसिस किया अपनी हिसाब से ऑनेस्टी से, जहांगीर तरीन और शुगर माफिया के साथ अब तक कुछ नहीं हो सका, आपके ख्याल में यहां भी प्राइम मिनिस्टर जो है बड़ा वो ऑनेस्टी से इंसाफ की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मैं एक चीज जहांगीर तरीन के मामले में बताऊं जी, मैं समझता हूं कि उसका केस जो है उसमें प्राइम मिनिस्टर को घुसना ही नहीं चाहिए, वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का उससे वास्ता नहीं। ये है क्या, यहां मैंने बताया आपको पहले भी आपके प्रोग्राम में कि यहां जो हमारे करप्ट माफिया है वो रियासत से कहीं ज्यादा मजबूत है। जिस दिन एक आदमी वैसे फिरता, आप जहांगीर तरीन को देख लें, कभी लंदन जा रहा था, कभी कहीं जा रहा था, एक आदमी उसके साथ नहीं होता था। जिस दिन करप्शन का इल्जाम लगा 40 फूल की पत्तियां फेंकने वाले उसके साथ आ गए। ये तो दुनिया ही करप्ट आदमी की है। ये 40 जो है ना जनरल साहब, ये 40 फूल की पत्तियां फेंकने वाले नहीं है, ये अगर 40 हट जाएं तो जरताज गुल साहिबा मिनिस्टर नहीं रहेंगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर नहीं रहेंगे और बुजदार साहब सीएम नहीं रहेंगे। मसला ये है, इसलिए लोग कह रहे हैं हुकूमत नीचे लगी हुई है। यही तो रोना है, हाँ जी, यही तो रोना है कि इंसाफ के रास्ते में आप बाकी भी केसेस देख लें, मेगा करप्शन केसेस जहां पड़े हुए हैं, 3 सालों में एक भी केस का फैसला हुआ है, हो ही नहीं सकता। ठीक सर, आपका पॉइंट आ गया है, वो रियासत आपका पॉइंट आ गया मजबूत है। जनरल साहब मैं दोबारा आपके पास आऊंगा, आपने आज इमरान खान ने टेके हैं, कल और को टेकेगा। आपने बड़ी अच्छी बात की, आप अयान अली का केस देख लें। जी जी, अयान अली के केस में क्या हुकूमत ने घुटने नहीं टेके, क्या अदालतों ने टेके? आप एक सेकंड मुझे और दे दें। जी जी सर, ये देखिए इमरान खान ने घुटने टेके सबसे पहले इंडस्ट्रियलिस्ट के आगे, उनको कहा कि हम आपके केसेस जो है वो नहीं लेके जाएंगे नैब में। बिल्कुल। उसके बाद जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनके सामने घुटने टेके, उनको कहा कि आपकी एक अपनी कमेटी बैठ के फैसला करेगी कि केस किधर जाने हैं। फिर ताजरों के सामने घुटने टेके, फिर ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के सामने टेके, उनको कहा कि जनाब आपसे नहीं पूछेंगे, आप पैसा जिधर मर्जी लगाएं। तो अब शौकत तरीन के सामने भी टेक दिए होंगे। ये तो मसला यही है, असल दुख ये है कि यहां करप्ट आदमी की हुक्मरानी है, वो जिसको चाहे घुटने टेकने पे मजबूर कर दे। यानी कि प्राइम मिनिस्टर भी घुटने टेक दिए करप्ट माफिया के आगे। मैं आपके 6 चीजें गिनवा, जनरल साहब मैं आपके एनालिसिस से ना सर, मैं आपके एनालिसिस से 101% एग्री करता हूं। मैं आपको दोबारा आऊंगा और इसमें एक चीज अमेंडमेंट कर ले। जनरल साहब आप कहते हैं, एक मिनट सर, तलाल आपके पास ही आ रहा हूं। तलाल साहब एक मिनट सर, एक मिनट। लेकिन जनरल साहब एक चीज की अमेंडमेंट कर लें। आप कह रहे थे ना कि जहांगीर तरीन के मामले में ये जो बैरिस्टर अली जफर के मामले प्राइम मिनिस्टर को घुसना ही नहीं चाहिए, वो घुस चुके हैं, वो घुसे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप से मिले हैं। हाँ जी, मिले हैं और हाँ जी बिल्कुल गलत है जी तलाल भाई, आके सर पॉइंट आ गया, कंप्रोमाइज हो गई सर, पॉइंट बिल्कुल मैं आपसे 100% एग्री करता हूं, बिल्कुल सही। तलाल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? कामरान साहब वो बड़ा मशहूर शेर है भाई, कोई मंजूर नजर शख्स ही हारा होगा कि फैसला हुआ है कि खेल दोबारा होगा। इतनी अंधी हुकूमत है, यानी इतनी नालायक हुकूमत है कि उसको ये नहीं पता कि रिव्यू दूसरी दफा नहीं जाता।
मेरा भी केस सुप्रीम कोर्ट था, अगर खुदा ना खास्ता मेरा या कोई वकील रिव्यू डाले ना, वकील का लाइसेंस कैंसिल होगा और उसको जुर्माना और सजा होगी कि तुम्हें इतना नहीं पता कि तुम सुप्रीम कोर्ट के वकील हो, को यहां पर दूसरी दफा नहीं और टाइम वेस्ट किया तुमने कोर्ट का, और उसके बाद आप मासूम बन जाए। यानी आपका ख्याल है कि खेल इतनी दफा दोबारा होना चाहिए कि जब तक आपके हक में फैसला ना हो। सदके जाऊं जी। बाकी जनरल साहब की बातें बिल्कुल ठीक हैं, बड़े बड़े तकड़े लोग हैं इधर जो कि फैसले नहीं होने देते। देखे मुशर्रफ का नहीं हुआ भाई, आइन टूटा है लेकिन दिन दिहाड़े टूटा है, लेकिन नहीं फैसला होता। एक दफा इस मुल्क में नहीं टूटा, बड़ी दफा टूटा है। तो हम तो चाहते हैं कि एक जैसा कानून हो, सबके लिए हो। और ये भी जनरल साहब की बात ठीक है कि ब्यूरोक्रेट्स को, अपना कारोबारियों को नैब से क्यों आजाद किया जाए। इस मुल्क में एक लॉ होना चाहिए अकाउंटेबिलिटी का, उसी में सियासतदान आए सबसे पहले, ठीक है, जजेस आए, जर्नैल आए, ब्यूरोक्रेट्स आए, कारोबारी आए। ये क्या बात हुई? यानी कि सिर्फ जो एहतसाब है उसका सामना सिर्फ सियासतदान करेंगे और बाकी सारे लाडले हैं। सो ये बातें बिल्कुल ठीक है। इसका जवाब जनरल साहब देंगे। एक मैं आपसे अर्ज कर दूं, जी जी। ये अब ये 2021 है। अब बड़ा मसला है ना जी, अब वो पुराना दौर नहीं है। अब सोशल मीडिया है, आप मीडिया कंट्रोल करेंगे, सोशल मीडिया आ जाता है। सोशल मीडिया को किस हद तक कंट्रोल करेंगे बाकी छोड़ दें, लेकिन दुनिया देख रही है। 70 साल में हमने कुछ सीख लें, खुदा का वास्ता है। ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, आवाजें दबाने से। सर ये मुल्क ऐसे नहीं चल सकता, आपकी बात पहुंच गई है। इसका जवाब जरताज साहब और जनरल साहब देंगे ब्रेक के बाद। लेकिन एक बात आपने बिल्कुल सही कही कि इस गवर्नमेंट को ये भी नहीं पता कि ये एतराज में लिखा हुआ है जो उन्होंने सेकंड रिव्यू के लिए जा रहे हैं कि जा नहीं सकते थे ये। आफ्टर द फाइनल डिस्पोजल ऑफ द फर्स्ट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू नो सब्सिक्वेंट, ये एतराज जो लगाया रजिस्ट्रार ने की गवर्नमेंट की उस पर, नो द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ द रिव्यू, नो सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन फॉर रिव्यू शैल लाई टू द कोर्ट एंड कंसिक्वेंटली शैल नॉट बी एंटरटेन्ड बाय द रजिस्ट्री। इतना भी नहीं पता तो है, मामला कुछ जाती है। प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो बहुत ही खिलाफ हुए हैं जज साहब के, चाहते नहीं कि वो चीफ जस्टिस बने। लेकिन अब देखें अल्लाह ने क्या रखा हुआ सबके लिए। एक ब्रेक लूंगा जी। जरताज गुल साहिबा, इस पूरे प्रोग्राम में मैं और जनरल साहब जो हैं वो गैर सियासी लोग हैं, और चले तलाल साहब की बात का जवाब आप दें या ना दें, लेकिन मैं आपको जो पूछ रहा हूँ ना सवाल, वो जनरल साहब के पॉइंट ऑफ व्यू से है। जनरल साहब ने कहा कि करप्ट अशराफिया की हुकूमत, करप्ट लोगों की हुकूमत है, और हुकूमत जो है वो करप्ट लोगों के आगे घुटने टेक दिए हैं। खुआ कंस्ट्रक्शन की करप्ट माफिया हो, ताजरों की करप्ट माफिया हो, शुगर की करप्ट माफिया हो, और इवन जहांगीर तरीन के मामले में भी जनरल साहब ने बड़ा ज़बरदस्त बताया कि प्राइम मिनिस्टर को इंसाफ के लिए उस पर पढ़ना ही नहीं चाहिए था। मैं चाहता हूँ आप जनरल साहब जो कि गैर सियासी बंदे हैं, जिनका कोई ताल्लुक किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, जिस तरह की उन्होंने बड़ी गजब की तनकीद की आपकी गवर्नमेंट के ऊपर जो एक आई ओपनर है, उसको रिस्पॉन्ड करें प्लीज़। जी बिल्कुल। पहले तो ये कि मैं ख़ुद भी नहीं चाहती थी कि जहांगीर खान तरीन का जो जितना मुकदमा के ऊपर यहाँ बात हो रही है तो मैं उसको अनआंसर लेकर जाऊँ। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, 23 साल की उनकी जदोजहद है, अकाउंटेबिलिटी क्रॉस द बोर्ड पे बिलीव करते हैं। 29 बिलियन की सब्सिडी का शुगर का एक केस जो कैबिनेट के सामने आया था, जिसमें हमने सिर्फ 3 अरब के दिए, बाकी 27 बिलियन PMLN और पीपल्स पार्टी ने दिए अपने लोगों को। उसके अंदर जहांगीर खान तरीन का नाम भी आया, और उनके जो भी वो मुकदमा है वो उसका मुकदमा फैसला जो है वो कोर्ट करेगा। अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना ही कोर्ट के फैसले के ऊपर असरअंदाज होते हैं, ना वो किसी को विक्टिमाइज करते हैं, ना वो किसी की तरफदारी करते हैं, ना वो किसी की तरफ टिल्ट होते हैं। रूल ऑफ लॉ मुकदमात ने अपना जो भी उसका तरीका होगा वो लेगा। बैरिस्टर अली जफर को अपॉइंट क्यों किया गया FIA के ऊपर? जी, इन्फ्लुएंस नहीं करते प्राइम मिनिस्टर। अब जो बैरिस्टर अली जफर को अपॉइंट किया गया है, जहांगीर खान तरीन और उनसे रिलेटेड लोगों को ये इशू था कि कुछ लोग पार्टी के अंदर जो है उनके साथ जो है वो बाइस्ड जो है वो खेल रहे हैं, या उनको लग रहा था कि उनके साथ उस तरह पार्टी के अंदर इंसाफ नहीं हो रहा। मुझे एक बात समझाएं आप, एक मिनट रुक जाइए साहबा, ये जहांगीर तरीन साहब या जो क्योंकि कोर पार्टी का हिस्सा रहे, ये ऊपर से उतरे हुए इंसाफ से ऊपर है कि उनको अंदेशा था उनके साथ ज्यादती हो रही है, तो ये तो पूरी ऑपोजिशन को अंदेशा है। आपने उनके लिए क्या रिलीफ दी है? और क्या कानून के अंदर इस तरह के अंदेशे मुल्जिम लगाए अगर, तो प्राइम मिनिस्टर जो है पार्टी भर के कहेंगे हाँ आपका अंदेशा जो है मैं देखता हूं, मैं एक बंदा अपॉइंट करता हूं, FIA की इन्वेस्टिगेशन भी चेक करेगा, वो देखेगा आपका ज्यादती तो नहीं हो रही। भाई आपको अब प्राइम मिनिस्टर ने अपने इदारे को लेट डाउन कर दिया FIA को। आप ये कह रहे हैं कि FIA जहांगीर तरीन के इल्जाम सही है कि जी वो देखने की कोशिश करेंगे, इनको फ्रेम किया जा रहा है। क्यों? वाई दिस स्पेशल प्रिविलेज टू जहांगीर तरीन साहब? वाई?
आप यकीन करें कामरान साहब, मैं आपका आंसर देना चाहती हूँ, लेकिन अगर आप मुझे आंसर का टाइम दे दें। टाइम है। अब मैं आपको ये बात बता रही हूँ कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उन्होंने बैरिस्टर अली जफर की कमेटी कायम की जो उनके पॉलिटिकल ग्रीवेंसेस है उसको हल करेगी। बैरिस्टर अली जफर की अभी रिपोर्ट आई नहीं है, और अगर आएगी उसका मुकदमे से कोई ताल्लुक नहीं है। मुकदमा अपने आप चलता रहेगा। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान किसी का मुकदमा न खत्म कर सकते हैं न करेंगे, लिहाजा ये तो आपके कैटेगोरिकली इसका आपको तो उस रिपोर्ट की क्या वैल्यू है? वो रिपोर्ट क्यों है? आ जाती हूँ, वो रिपोर्ट क्यों है? क्विकली बता दीजिए मुझे जी। मैं आपको देखे कामरान साहब, मैं अक्सर आपके प्रोग्राम में यही कहती हूँ कि मैं पश्तो में तो बात नहीं कर रही हूँ ना, जो समझना है, मैं बिल्कुल सलीस उर्दू में पठान होने के बावजूद बात कर रही हूँ कि जी इसका पॉलिटिकल जवाब दे दे, चाहे पश्तो में दे दे, हम ट्रांसलेट करवा लेंगे। ठीक है, अच्छा चले, ठीक सुन ले। अच्छा, अब जरा मैं अगली बात पे आती हूँ। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है कि एक टोटल अमजद साहब ने टोटल पाकिस्तान के लोगों की या कुछ माफिया की बिहेवियर की बात की। मैं भी ये चाहती हूँ कि हुदैबिया जो मिल का जो केस है मनी लॉन्ड्रिंग का 1.2 बिलियन से ज़्यादा ओपन एंड शट केस है, उसका भी फैसला होना चाहिए, जिसमें इसहाक डार खुद वादा माफ गवाह है जो फरमा रहे कि मैंने 14.86 मिलियन डॉलर की अंडर द नेम ऑफ सिकंदर मकसूद काजी और तलत मसूद काजी मैंने मनी लॉन्ड्रिंग के नवाज शरीफ के लिए। ज़रताज साहिबा मुझे एक बात बताएं कि क्या आप अपनी, अमजद साहब ने ये बात नहीं की, अमजद साहब ने आपके गवर्नमेंट के दौर पे होने वाले जो करप्ट अशराफिया है उसके आगे आपने जो घुटने टेके प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने उसकी बात की, आप उठा के ले गई हैं वो दोबारा 20 साल पुराने केस के ऊपर। अपने दौरे हुकूमत का जवाब देना, जवाब जाती है दूसरी तरफ, तो दैट मींस यू हैव नो डिफेंस फॉर योर ओन गवर्नमेंट। अब आप तलाश करिए नवाज शरीफ के दौर में क्या क्या गलत हुआ। भाई वो तो हुआ, गलत हुआ, वो चले गए दुनिया सियासत से। देखिए आप बताए ना, आप हुकूमत में हैं। कामरान मेरी बात सुने, मैं बिल्कुल कामरान साहब, एक तो आप एंकर पर्सन हैं, आप मेरे आंसर के ऊपर आर्ग्यूमेंट या उसका एनालिसिस या उसका जो फैसला है ना वो अवाम के ऊपर। मैं सवाल पूछ रहा हूं कि आपने अमजद साहब को मिसकोट किया है। मेरी बात सुनिए ज़रताज साहिबा, मैं आपके आर्गुमेंट में कुछ नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं अमजद साहब ने ये नहीं कहा। अमजद साहब आपके दौर की बात कर रहे हैं, वो हुदैबिया की बात नहीं कर रहे इस वक्त। चले आगे अगेन लेट्स नॉट गो, मुझे अपना आंसर कर लेने दे, मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दे दे। सारा टाइम आपको दे दिया। मैं फैसला चाहती हूँ कि 1480 किनाल जमीन जो मरियम नवाज के पास है लाहौर के अंदर, कीमती जमीन, उसका मुझे सोर्स ऑफ मनी ट्रेल चाहिए। जो नैब के कोर्ट ने नवाज शरीफ से, शहबाज शरीफ से पूछा है कि 1990 में आपके पास, सुन ले, 26 लाख कोर्ट के अंदर है ना, 26 लाख की जो आपके पास टोटल प्रॉपर्टी थी वो 2018 के अंदर 7 बिलियन से ज्यादा की कैसी होगी? मुझे उसका जवाब चाहिए। मुझे इस बात का जवाब चाहिए कि मेरी मिल तो नहीं है, आपकी सारा टाइम निकल गया, मैं जल्दी जाना है बाकियों के पास भी। सारा टाइम आपको मैंने दिया, 70% ऑफ दिस अभी तक का। जनरल साहब, क्या आप यही बात कर रहे थे ज़रताज साहिबा कर रही हैं? ये तो गड़े मुर्दे उखाड़ के ला रही हैं, हम इनकी गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। ये ऐसे लग रहा है गवर्नमेंट में नहीं है, नवाज शरीफ गवर्नमेंट में, और उनकी गवर्नमेंट की बातें कर रही हैं हमसे ज़रताज साहिबा। जनरल साहब योर टेक। नहीं, ये दूसरा इशू है। ज़रताज ने बात की हुदैबिया पेपर मिल के केस की। मैं समझता हूं कि हुदैबिया पेपर मिल के केस में हमारे मुल्क के साथ बड़ी ज्यादती हुई। इस मुल्क का पैसा था, और आप किसी से पैसा अगर वसूल करना हो तो वो टाइम बार नहीं होता केस। सही है, ये ज़हन में रहना चाहिए। जहां कानून की आप बात कर रहे हैं कि जनाब इमरान खान या उनकी गवर्नमेंट दोबारा नहीं कर सकती थी ये रिव्यू की पिटीशन, तो ये भी ज़हन में रखिए कि जब आपने पैसा किसी से, खास तौर पे हुकूमत का पैसा वसूल करना हो, ठीक, तो आप उसको टाइम बार नहीं कर सकते, क्योंकि पैसा तो आना ही आना है, वो कोई किसी के बस में नहीं है कि वो माफ कर दे। बिल्कुल ठीक है जी। लिहाजा ये केस जो है हुदैबिया का, अगर ये हुकूमत खोलना चाहती है और उनके पास कोई फ्रेश एविडेंस है तो वो खुलना चाहिए। सर आपका पॉइंट आ गया, से खुलना चाहिए। वो बड़ा बेहतरीन, वो बड़ा साफ केस था। मैं तो हैरान हूं कि आप लोगों ने इस मुल्क के साथ बहुत बड़ी जाती। जनरल साहब भी कहे, ज़रताज साहिबा भी कह रही है, आप लोगों ने कितनी करप्शन की यार। जब इनकी करप्शन में बात करते हैं, आपका कभी हुदैबिया खुल जाता है, कभी आपकी 480 कनाल की जमीन खुल जाती है मरियम नवाज की। आप तो बड़े करप्ट लोग हैं भाई। 1480 सॉरी जी, 1480 जी। और ये भी किराएवान की जमीन और काफ की जमीन पे जरा तलाल साहब को बोलने दें, सारा टाइम आपने लिया। ज़रताज साहिबा प्लीज उनको भी बोलने दें। कामरान साहब, हुदैबिया पे तो 6 हुकूमतें, कोई आधी दर्जन से ज्यादा जज और अदालतों ने फैसले किए हैं। चले, और इनका शौक है खोल लें, लेकिन मेरी साथ गुजारिश है कि जनरल साहब से कि पापा जॉन्स का जो केस है वो 100 गुना बड़ा केस है हुदैबिया पेपर मिल से।
मुशर्रफ के जो अकाउंट्स हैं, जो कि एक बड़े क्रेडिबल सहाफ़ी ने पूरे इस्लामाबाद में फिर रहे हैं, सारी सोशल मीडिया पे हैं, इतने पैसे उसके पास क्या आए, वो भी पाकिस्तान का पैसा है, सारे का एहतसाब होना चाहिए, किसी को क्या इतराज हो सकता है। लेकिन जजेस को आप उनकी गंदी वीडियोस दिखा के तो ब्लैकमेल करके फैसले नहीं ले सकते। मेरी गुजारिश ये है, आगे आगे दूसरी इमरान खान की बात, वो अभी कह रहे हैं जी वो तरीन साहब अपना कामरान शाहिद साहब आप भी बादशाह बंदे हैं। और भाई जिसका बंदा खाता हो उसके सामने घूर कैसे सकता है। और खान साहब तो जिसका खाते हैं, उन्होंने बताया है कि मैं जिसका खाता हूं मैं निभाता भी हूं, आओ मेरी छतरी के नीचे देख लें आप। वो सारे के सारे दवाई चोर उधर है, आटा चोर उधर है, चीनी चोर उधर है, पेट्रोल स्कैंडल उधर है। रिंग रोड किसके पास है? मैं आपसे ये कहता हूं रिंग रोड कामरान शाहिद साहब, रिंग रोड ये पूरा वो क्या गैंग है। यानी आप ये सोच लें कि उसके नाम ही दे दें कौम को कि किस किस की जमीन उसके ऊपर है, किस किस ने फायदा उठाया। जी जनरल साहब एक मिनट और एक सर एक सेकंड, जनरल साहब क्विकली कमेंट कर दे, वक्त कम है। जी सर। देखें जी, पहली बात यह है कि रिंग रोड लाहौर के जो उसका रिकॉर्ड था उसको तो आग लग गई। शुक्र है इस दौर में आग नहीं लगती, वरना तो पंजाब में हर दूसरे दिन आग लग जाती थी। वो तो एक हिस्सा हो गया। दूसरी चीज ये है कि जितना PMLN में झूठ बोला जाता है मैंने नहीं किसी में सुना, मैं सिर्फ अपनी जात के लिए बात कर रहा हूं। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया कि मैंने 15,000 एकड़ जमीन लिया 264 रुपए के हिसाब से, इनके मीडिया सेल ने। मैंने 1 इंच जमीन नहीं ली अपनी जिंदगी में कभी। ये ऐसे झूठे और घिनौने लोग हैं और ये पापा जॉन की बात करते हैं कि आपके पास कोई सबूत है, क्यों नहीं जाते आप अदालत में? बिल्कुल ठीक जी, आप अदालत में जाएं। ब्रेक अदालत में जाएं अगर सबूत है। तलाल साहब एक ब्रेक लूंगा, वक्त की बड़ी किल्लत है, मुझे दीजिए नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।